इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में क्या आती है? लाइट। लाइट जो है वो एक टाइप का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए होता क्या है ना कि जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव ट्रेवल करता है, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वेव इन स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज तब हमारे पास था। लेकिन न्यूटन ने ट्राई किया, हर्ट्ज ने ट्राई किया, सभी लोगों ने ट्राई किया कि आखिर सन से लेके अर्थ सरफेस तक ईएम वेव पहुंच कैसे रहा है, बीच में वैक्यूम है, मीडियम भी नहीं है, तो उस मीडियम में ट्रेवल करके कैसे आ जाता है, और वो भी इतनी फास्ट स्पीड से वेव ट्रेवल कर रहे हैं किसी मीडियम में, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कैसे करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो कोई सबसे फेमस साइंटिस्ट अगर है जिसने पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया, वो होते हैं मैक्सवेल। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लिखिए, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या किया इन्होंने एग्जैक्टली, उस पर बात करते हैं कि मैक्सवेल ने क्या किया था। देखिए इन्होंने कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को एक स्विच लगा के एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। कैपेसिटर को क्या किया, एक स्विच लगाया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा के। अब होता क्या है कि जब इन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया, अब हम स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होने के लिए जहां पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? एक्चुअल में होता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के घूम के ऐसे इस प्लेट पे जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पहुंच जाता है, यहां। वो काम कौन करता है? बैटरी। बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन उठाएगी, घुमा के यहां पे भेज देगी। यहां से इलेक्ट्रॉन उठेंगे तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है क्या? और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट हम क्या मान के चलते हैं, करंट। तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग सर्किट के अंदर एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है जिसको आज हम कंडक्शन करंट बोलेंगे। कौन सा करंट बोलेंगे? ये वो करंट है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है क्या? अब कब की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ये चार्ज होने में ऐसा नहीं कि इसको 10-20 सेकंड लगेंगे, ये विद इन अ सेकंड जो है वो चार्ज हो जाता है। लेकिन ये जब एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, बात वही चल रही, जब ये चार्ज हो रहा है तब उस 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तब मैक्सवेल ने यहां पे एक मैग्नेटिक निडल रखा। क्या रखा? मैग्नेटिक निडल रखा। और मैग्नेटिक निडल रख के ये देखते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पे मैग्नेटिक फील्ड है? वायर के पास। तो मैक्सवेल की इस बात को लोगों ने बोला कि ये कौन सी नई बात है, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, बायोसेवर्ट बता चुके हैं, एम्पियर सर्किट लॉ हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में। तो ये तो दुनिया जानती है कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसमें कौन सी नया काम किया आपने कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर मैक्सवेल ने क्या किया, एक मैग्नेटिक निडल जो है वो यहां रख दिया, कहां? कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में। और इन्होंने देखा कि इस मैग्नेटिक निडल में भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये जो डिफ्लेक्शन था, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। मैक्सवेल ने बोला अब बोलो, कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में, वहां तो कोई करंट नहीं है ना, तो एयर है। अरे वहां तो क्या है, एयर। भाई वायर थोड़ी ना, वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, उधर कैसी फील्ड, वहां कैसा आया मैग्नेटिक फील्ड। और मैक्सवेल नोटिस करते हैं कि हर बार दोनों निडल सेम डिफ्लेक्शन दिखाती है। मैक्सवेल ने ये नोटिस किया कि दोनों निडल एक जैसा डिफ्लेक्शन शो करती है। अब एक जैसा डिफ्लेक्शन शो कर रही है मतलब सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जितना बाहर है उतना ही दोनों प्लेट के बीच में है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो बाहर वाली निडल डिफ्लेक्शन दिखाई, ये बात दुनिया पहले से जानती थी कि यार करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होती है,
मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पियर ने भी बोला था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। लेकिन बात यह है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो फील्ड आई है वो फील्ड कैसे आई है। मैक्सवेल बोलते हैं कि हमने, आप लोग एक बात ऑलरेडी जानते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैक्सवेल बोलते हैं दुनिया जानती है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय अ चार्ज बाय अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैक्सवेल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। आप बोलते हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, आज से हम बोलते हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा था, एग्जैक्टली ये हो रहा था कि जैसे आपने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा था, चार्ज बढ़ रहा था तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही थी, सिग्मा बढ़ रहा था, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जा रहा था, सिग्मा बढ़ रहा था, सिग्मा बढ़ रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, हाँ या ना, बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसा है, वेरिएबल। और मैक्सवेल बोलते हैं कि इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए निडल जो है वो क्या दिखा रही है, डिफ्लेक्शन। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये बात दुनिया पहले से जानती थी, लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये बात किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई। क्लियर है क्या। फिर मैक्सवेल बोलते हैं कि या तो आप ऐसा मान लो कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, या आप ऐसा मान लो कि यहां पे प्लस से माइनस की तरफ एक करंट फ्लो हो रहा है। बोले यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कौन सा करंट, बोले वो करंट नहीं है जो करंट आज तक आप पढ़ते आए हैं। कौन सा, dq बाई dt नहीं है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। बोले यहां आपको एक इक्विवेलेंट करंट मानना पड़ेगा जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना कंडक्शन करंट है। इसलिए निडल जो है, दोनों जो बाहर रखी और अंदर रखी, दोनों का डिफ्लेक्शन क्या है, सेम, इक्वल डिफ्लेक्शन दिखा रही, मतलब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू क्या है, इक्वल। फिर मैक्सवेल से बोला कि चलो मान लें, आपने बोला तो मान लेते हैं कि वैसे तो एयर में करंट, ठीक है, तो बोले नहीं वो करंट नहीं है, एयर में करंट फ्लो नहीं होती, जानते हैं हम, कंडक्शन करंट नहीं होती, ठीक है। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाके दिया कि आप तो एक करंट कंसीडर करो दोनों प्लेट के बीच में भी, जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फिर इनसे बोला गया कि चलो मान लें कि करंट है, जरा वैल्यू बता दो। फिर dq बाई dt तो रख नहीं सकते, क्योंकि dq बाई dt रेट ऑफ चार्ज फ्लो जो है वो तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू dq बाई dt तो हो नहीं सकती। बोले फिर क्या होगी, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए इन्होंने क्या रिजल्ट रेडी करके दिया। लेकिन ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये चीज बताई कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। छापिए।
हाँ जी, हाँ जब चालू किए उस टाइम की बात है, जब जैसे आप स्टार्ट करोगे उस टाइम पे ही कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आएगा। एक बार चार्ज कांस्टेंट हो गया तो फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी प्लेट के बीच में। भाई माइक्रो सेकंड्स के बाद में, एक सेकंड के बाद में कैपेसिटर चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद में कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस टाइम पे डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। डिफ्लेक्शन केवल उतने टाइम तक मिलेगा जब तक वो चार्ज हो रहा है। एयर में कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। वो करंट करंट है ही नहीं जो आप सोच रहे हो। जिसको हम करंट मानते हैं उसकी बात ही नहीं करते मैक्सवेल। मैक्सवेल बोलते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो है ही नहीं, इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं होता है। हो गया, हेडिंग लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं। अब इनसे पूछा गया जरा बता भी दो फिर कि कितना। बोले यहां पे आपको क्या मानना पड़ेगा, एक एरिया मान लो, जितना प्लेट का एरिया उतना मान लो। कभी कभी आधे एरिया का पूछा जाता है तो आपको आधा लेके चलना है ना करंट। भाई इतनी जगह में से दोनों प्लेट के बीच में जो एरिया है उसमें से जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, मान लो आधे एरिया का पूछे तो करंट आपको आधा कर देना है। बोले आपको यहाँ पे एक एरिया मानना है क्या, ए, ऐसे रखा हुआ दोनों प्लेट के बीच में। बोले यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू ई ए। तो मैक्सवेल बोलते क्या ई कांस्टेंट है, क्या ई कांस्टेंट है, बोले नहीं है, ई तो वेरिएबल है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बदल रही है, उसी से तो प्रोड्यूस हो रही है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो बोले फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। तो ये बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट को तो आप जानते ही हैं, और ये है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। लेकिन हमने ईएमआई में पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स। और ये रिजल्ट इन्होंने रेडी करके दिया किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब अगर हम बात करें तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को क्या लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय dt। अब आई डी इज इक्वल टू बताओ एप्सिलॉन नॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, v बाई डी, है ना, बाय डी। और एक वो dt का d है ना, ध्यान रखना, एक v बाई डी है, एक dt का d है। या ऐसा करते हैं जो कांस्टेंट चीज उनको बाहर निकाल देते हैं। तो आई डी इज इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए, क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट होता है कि रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो भी आप क्या निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तब उसके दोनों प्लेट पे चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा तो Q इक्वल टू सी भी, पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा। कैपेसिटेंस तो फिक्स होती है क्योंकि
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो तो, और एरिया डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहा होगा, पोटेंशियल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे आता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे देते हैं और वोल्टेज का इंक्रीजिंग रेट देके आपसे क्या पूछ लेते हैं, कंडक्शन करंट का, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू पूछ लेते हैं। तो बताओ आई डी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं V बाई डी, तो बताओ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डीवी बाई dt, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, c dv बाई dt। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, काम में सारी चीजें आ सकती। छापी नहीं अब हो गया। लिख लिया था कि नहीं लिख पाया था, अब मैक्सवेल जो है वो सबसे पहले बुलाते हैं किसको, एम्पियर को। किसको बुलाते हैं, एम्पियर को, और बोलते हैं कि जरा यहां पे कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में अपना रूल लगा के दिखाना। एम्पियर क्या बोलते थे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। तो मैक्सवेल एम्पियर को बुला के बोलते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो तब जरा आपका रूल अप्लाई करके बताइए। बोले आपके हिसाब से ये बना लिया क्लोज लूप, क्या बना लिया, क्लोज लूप। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड द लूप। आपके हिसाब से लूप के अंदर कोई करंट नहीं है,
नहीं है तो आप ये बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है, जबकि मैं प्रूफ कर चुका हूं कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। क्या प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो बोले एम्पियर ने जो रिजल्ट दिया है वो गलत दिया है, एम्पियर के पीछे पड़ गया था ये बंदा। ठीक है, बोले एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है, आज से चलेगा मैक्सवेल एम्पियर लॉ। क्या बोलते हैं? आज से चलेगा मैक्सवेल एम्पियर लॉ। बोले क्या? बोले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों? मैक्सवेल ने ओनली किसके लिए रिजल्ट दिया था? कंडक्शन करंट के लिए, और सॉरी एम्पियर ने, और मैक्सवेल ने एक नया करंट डिस्कवर करके दिया, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बोले आज से जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट आई जो लेते हैं वो आई आपको दोनों का सम लेना है, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। बोले कैपेसिटर के बाहर जो है वो कौन सा करंट है? कैपेसिटर के बाहर कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है। फिर इधर भी कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट है। लेकिन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, और आप लोग जानते हो सेम डिफ्लेक्शन आया था, इसलिए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ये भी मैक्सवेल बता चुके थे कि भैया सेम वैल्यू का करंट है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन आप डायरेक्ट याद रखिए। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये जो मैग्नेटिज्म में हम देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, उसको मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने और एक नया रूल दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ या मैक्सवेल एम्पियर लॉ, और बोलते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस मतलब सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको आईडी भी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो अब यही वैलिड है रूल, अगर सही देखा जाए तो सही रूल तो ये है, डिस्प्लेसमेंट करंट लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में फील्ड 0 आ जाएगी रूल से, जो गलत आंसर है क्योंकि वो डिफ्लेक्शन दिखा चुका है ऑलरेडी निडल में। छापिए। हेलो, हाँ, अगले वो रूल है कि या तो आईसी फ्लो हो रही होगी या आईडी, बाहर लगाओगे तो आईडी 0 हो जाएगा तो म्यू नॉट आईसी हो जाएगा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में रूल अप्लाई करोगे तो आईसी 0 हो जाएगा, आईडी लिखना पड़ेगा। वो तो रूल के लिए, हाँ फील्ड सेम लाने के लिए उन्होंने ये मॉडिफाई किया थोड़ा सा रूल, कि आपको हमारा करंट भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा।
हो गया क्या? फिर मैक्सवेल बोलते हैं कि यही बेसिक है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बोले ऐसे क्यों बेसिक है? अभी तक दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है। अब मैक्सवेल बोलते हैं कि देखो हुआ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आया, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बना दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सवेल ने बताया दुनिया को कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो बोले हुआ क्या होगा कि जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है, वहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आता है। उससे क्या बनता होगा? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनता है वापस? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बनते जाते होंगे। और ये ट्रेवल करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हुआ जब मैक्सवेल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 4 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन रेडी करके दिया। हालांकि 4 इक्वेशन तो किसी काम के नहीं है, उसमें से 3 तो ऑलरेडी जो लोग दे के जा चुके थे, ठीक है, वही है, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर भी 4 बेसिक इक्वेशन इन्होंने रेडी करके दिया। तो आपसे कई बार तो सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मैक्सवेल का इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो हेडिंग लिखिए 4 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। 4 बेसिक इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। फोर बेसिक इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, क्या थे 4 बेसिक इक्वेशन, उस पर बात करते हैं। पहला, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, बोलो, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहला इक्वेशन है भैया इनका। तो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ नया काम नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं ये मैक्सवेल का इक्वेशन इसको बोल देते हैं, लेकिन ये बात बेचारा व्यक्ति पहले से बता चुका था। कौन? हाँ, वो बात अलग है कि उसने केवल इतना बताया था कि फ्लक्स इतना होता है, कितना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरे लोगों ने कैलकुलेट किया कि फ्लक्स ई डॉट ए होता है, मैक्सवेल ने दोनों को छोड़ दिया, बोले ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये दुनिया जानती थी ये बात पहले से, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं किया। फिर दूसरे पे आते हैं। दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो वहां पढ़ाया तो नहीं मैंने आप लोगों को, पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि फ्लक्स 0 होता है वहां पे। देखिए क्या बोलते हैं ये, दूसरा रूल ये है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किससे? क्लोज लूप से, हमेशा 0 होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज लूप ऑलवेज 0। भाई किसी क्लोज लूप से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है क्या? नहीं होता है। किसी क्लोज लूप से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है क्या? नहीं होता। क्यों 0 नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि लाइक जैसे मान लो एक डाइपोल की बात करें हम, तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट किया जा सकता है? हाँ, मतलब डाइपोल में 2 पोल होते हैं। क्या इलेक्ट्रिक मोनोपोल पॉसिबल है? मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, या तो प्लस या माइनस, पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। मोनोपोल ही तो है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, वो भी तो मोनोपोल ही है। भाई सिंगल चार्ज पॉसिबल नहीं है क्या, प्लस और माइनस? लेकिन आप मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक मैग्नेट आपने लिया, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ, और यहाँ क्या है? साउथ। बीच में से कट कर दोगे ना, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ था,
ये साउथ था, यहां से कट किया, दो दो मैग्नेट बन गई। तो ये जो छोटी मैग्नेट बनेगी उसका ये हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, और ये जो इधर वाला हिस्सा बनेगा उसका ये साउथ और ये नॉर्थ। मतलब पहले वो डाइपोल था, तोड़ने के बाद भी वो दो दो क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा डाइपोल रहेगा। और डाइपोल मतलब सोचो जितना प्लस रहे उतना माइनस रहे, तो जितना फ्लक्स आएगा उतना जाएगा, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जीरो। इंपॉर्टेंट, एक साल नीट ने डायरेक्ट यही पूछ लिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज लूप क्या टिक करके आएंगे, जीरो, हमेशा क्या होता है, जीरो। तीसरा रूल जो देते हैं ये बोलते हैं कि E डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज लूप, तो ये तो पोटेंशियल हो गया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है dv बाई डी आर, तो E डॉट डी आर या E डॉट dl क्या बनेगा, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, तो ये तो पोटेंशियल हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको आप बोल सकते हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, डी पाई बाई डी टी, कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बोले ये कौन सी नई बात है, ये तो एक व्यक्ति बता चुका है, कौन, फेराडे। ईएमआई में पढ़ा हमने, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, E डॉट डी एल इज इक्वल टू, ई डॉट डी एल क्या बनेगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू डी फाई बाई टी टी। ये बात कौन बोल चुके हैं ऑलरेडी, फेराडे। फेराडे ने बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स कौन सा रहेगा अपना, मैग्नेटिक फ्लक्स। चौथा रूल जहां पे मैक्सवेल का काम दिखता है वो है बी डॉट डी एल इन अ क्लोज लूप। हालांकि ये बात भी बेचारा बता चुका था, कौन, एम्पियर। बोले नहीं, आईडी कहां जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ आई सी प्लस आई डी। तो चार इक्वेशन में बना के चाहे इन्होंने चार इक्वेशन दी है, उसमें से तीन ऑलरेडी दुनिया जानती थी। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट जानती थी कि भैया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज लूप जीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज लूप जीरो क्यों होता है, चाहो तो यहां पे लिख लेना, ठीक है, कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल जैसा कुछ होता नहीं। रीजन मान लो असर्शन रीजन में पूछा जाए तो इन्होंने कुछ अगर किया है तो केवल वही एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ गए, किसके, एम्पियर के। तो चार इक्वेशन में भी इनका थोड़ा सा डिफरेंस अगर कहीं देखने को मिलता है
तो वो फोर्थ में मिलता है। लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन कौन सी है, तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, ये पता होना चाहिए कि ये है ये नहीं है। छापिए। हेलो, क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या? मैं समझा नहीं, तू क्या पूछ रहा? रीजन क्या है? बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म, हो गया। हो गया क्या? देखिए, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे नॉर्मल वेव जो होती है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं साउंड वेव, तो साउंड वेव में क्या हो रहा है कि बीच में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो मीडियम पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। मीडियम पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ऑसिलेशन होता है किसका? मीडियम पार्टिकल्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भैया मीडियम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको ट्रेवल करने के लिए, वो तो वहां से ट्रेवल करके आती है जहां पे मीडियम है ही नहीं, मतलब वैक्यूम से ट्रेवल करके आती कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता। नॉर्मल वेव जैसे एक स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसमें भी स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। तो यहां फिर ऑसिलेशन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। अब होता यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है क्या कि ये जो है वो ट्रांसवर्स वेव है।
क्या है ये? दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। क्या डिफरेंस होता है ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हम बात करें तो? देखिए भैया, होता क्या है कि लाइक जैसे मैं बोल रहा हूं, साउंड आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो आप लोगों तक साउंड पहुंच रहा है, तो बीच में जो मीडियम पार्टिकल है वो कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं? वो ऐसे वाइब्रेट भी कर सकते हैं और वो ऐसे वाइब्रेट भी कर सकते हैं। मतलब जो एसएचएम चल रहा है, वाइब्रेशन जो चल रहे हैं, वो वेव प्रोपेगेशन के पैरेलल भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। वेव ट्रेवल कर रही है आपकी डायरेक्शन में और पार्टिकल अगर उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है तो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और वेव मान लो आपकी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल उसके पैरेलल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव किसका एग्जांपल है? साउंड जब जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। लेकिन ईएम वेव, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपेगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब मान लो तीन एक्सिस हो गए, एक्स, वाई और जेड। वेव मान लो एक्स पे चल रही है, वेव कहां चल रही है? एक्स पे चल रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा कि जैसे एक जो है, एक फील्ड कहां वाइब्रेट कर रही है? वाई पे, और एक फील्ड कहां वाइब्रेट करेगी? जेड पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक कहां पहुंच जाएगा? जेड एक्सिस पे। ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कौन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। छापिए, लिखिए, क्या लिखोगे? नोट लगा के लिखिए, ईएम वेव इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ईएम वेव EM wave is a type of transverse wave vibration of electric field, vibration of electric field comma vibration of magnetic field and wave propagation are mutually perpendicular. Vibration of electric field, vibration of magnetic field and wave propagation are mutually perpendicular. Are mutually perpendicular. अब यहां से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, किधर है? जिधर भी है। ठीक है, तो वेव किधर जाएगा? तो ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्स में, ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या वही डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं इसको। किधर वेव जाएगी? ई कैप क्रॉस बी कैप। मतलब वेव का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा वो किधर होगा? ई क्रॉस बी। यहां से आपको डायरेक्शन निकालना है। मतलब जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं, एग्जाम्पल के लिए बोल दिया जाए, मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लस एक्स एक्सिस पर है। तो बताओ वेव किधर जा रही होगी? तो बताओ क्या लिखेंगे? वी कैप इज इक्वल टू, ई का वैल्यू क्या है? माइनस जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आई कैप। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस आई होता है माइनस के और एक ये माइनस प्लस के। ठीक है, तो वी कैप का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? के कैप मतलब पॉजिटिव वेव चल रही है पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। समझ में आया क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दे तो वेव बता सकते हैं।
वेव का और इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। तीन चीजें हैं। सेम कहानी, मिलती जुलती कहानी लॉरेंज फोर्स में पढ़ी थी अपन ने, मैग्नेटिज्म में। वहां भी निकालते हैं डायरेक्शन, पार्टिकल किधर चलेगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना होता है। छापिए ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर तो लिख ही लिया अपना। अगला लेक्चर केमिस्ट्री का रहेगा। एक बजे तक केमिस्ट्री रहेगी, कल का बता देंगे शाम तक। हो गया? छाप लिया नहीं? अब जो नॉर्मल वेव होती है, वेव मोशन में जो वेव हम पढ़ते हैं, उसमें होता क्या है, उस वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स, ऐसा कुछ इक्वेशन रहता है। वहां पे कौन कौन एसएचएम कर रहा होता है? पार्टिकल। ये मैं कहां की बात कर रहा हूं? ये वेव मोशन की बात चल रही है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज आपको वेव मोशन का भी होना चाहिए। लेकिन एसएचएम आप पढ़ चुके हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए इस इक्वेशन को देख के काफी सारी चीजें समझ में आना चाहिए। क्या क्या समझ में आता है इसमें? पहली चीज तो वो जो x के साथ लिखा हुआ है ना के, पहली बात तो जो x लिखा ना, उससे ये पता चलता है कि वेव इज ट्रेवलिंग ऑन x एक्सिस। समझ में आया? ये नहीं डिसाइड करेगा कि वेव कहां चल रही है, ये x यहां अंदर जो लिखा रहेगा साइन के फंक्शन में वो डिसाइड करेगा। मान लो यहां z लिखा होता तो के जेड, वेव z पे चल रही होती। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब ये कैसे पता कि आपने कि ऐसा ही होता है? वेव मोशन पढ़ाऊंगा तब एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों, बट अभी के लिए रट लो कि जो अंदर लिखा है वही आपका ट्रेवल का डायरेक्शन है। ए आप लोग जानते हो, ए क्या हो जाएगा? ये किसका एम्पलीट्यूड है? एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पोजीशन का मैक्सिमम वैल्यू है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एम्पलीट्यूड थोड़ी ना आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल थोड़ी ना एसएचएम कर रहा है, वहां कौन एसएचएम कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए की जगह पे आएगा ई नॉट और बी नॉट, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो ओमेगा है वो ओमेगा है, इसको 2 पाई एफ या फिर क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। यहां से वेव का क्या निकाला जा सकता है? फ्रीक्वेंसी। के बहुत इंपॉर्टेंट है। के जो होता है ना, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा। के क्या होता है? इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलेंगे वेव में हम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई लेमडा। कितनी होती है? 2 पाई बाई लेमडा। अब आप सब लोग जानते हो वेव स्पीड के लिए एक फॉर्मूला आता है, v इक्वल टू एफ लेमडा, हाँ या ना? तो वेव स्पीड
किसी भी वेव का क्या निकालना है, अगर स्पीड निकालना है तो कैसे निकलेगा, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो f को यहां से क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई। और लेमडा को यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई के। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई के। 2 पाई से 2 पाई। तो ध्यान रखना, किसी भी वेव का स्पीड निकाला जा सकता है किससे, ओमेगा बाई के से। किसी भी वेव का स्पीड निकाल सकते हैं किससे, ओमेगा किसके साथ लिखा हुआ रहेगा, जो टी के साथ लिखा रहेगा, और के किसके साथ लिखा रहेगा, एक्स के साथ। तो ओमेगा बाई के से किसी वेव का क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। अच्छा, ये समझ में आया कि यहां एक्स लिखा है, इसलिए आपने बोला कि वेव इज ट्रेवलिंग ऑन एक्स एक्सिस। मान लो हमसे ये पूछ लिया जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस एक्स पे ट्रेवल कर रही है या माइनस एक्स पे, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है ओमेगा टी एंड के एक्स दोनों के अगर साइन क्या है, ऑपोजिट साइन है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सिस। और ओमेगा टी एंड के एक्स दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव एक्सिस। क्या याद रखना है, दोनों के सेम साइन होंगे तो नेगेटिव, और दोनों के ऑपोजिट साइन है तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों, इस पे भी बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी याद रख लो। तो यहाँ पे साइन सेम है या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। ओमेगा टी पॉजिटिव है और के एक्स नेगेटिव है, तो ये कहाँ ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है ये वेव। कहाँ ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये वेव ट्रेवल कर रहा है, जिसका स्पीड कैसे निकलेगा, ओमेगा बाई के से। काफी सारी चीजें वेव में सामने ही लिखी होती है, एसएचएम जैसे ही चैप्टर है वेव भी छापी है।
हो गया क्या? क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईएम वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिया मान लो। मैग्नेटिक फील्ड को लिखा हमने बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ पॉइंट्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड याद रखना पड़ेंगे। क्या याद रखना पड़ेंगे? पहली चीज, दोनों सेम फेज में होती है, फेज चेंज नहीं करेंगे आप। जैसा ओमेगा टी माइनस के एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वैसा का वैसा ओमेगा टी माइनस के एक्स का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। पहली चीज, आप ओमेगा चेंज नहीं कर सकते, यहां ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिख सकते, यहां K1 K2 नहीं लिख सकते, ये ध्यान रहे। ये ब्रैकेट में जो फेज लिखा हुआ है, जो फंक्शन है साइन, वो सेम होना चाहिए, पहली चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा ये है कि दोनों में ही देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रही है? नहीं भाई, ये के एक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड नहीं होगी, ये तो वेव बता रही है कि वेव कहां चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से एक्सिस पे चल रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है। वेव अगर प्लस एक्स पे चल रहा है तो ये दोनों डेफिनेटली एक तो वाई पे होगा और एक जेड पे होगा। V इक्वल टू ई क्रॉस बी, है ना? तो हम ऐसा मानते हैं कि चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वाई पर, या तो यहां वाई लिख दिया जाएगा, ये यहां पे ऐसे लिखते हैं जे कैप, और लगा दिया यहां क्या, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कौन से एक्सिस पे? प्लस वाई पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कहां है? प्लस वाई पे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे बी, अब यहां जेड लिख सकते हो, या यहां पे क्या लिख सकते हो, के कैप। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन प्लस जेड एक्सिस पे है, और जे क्रॉस के आई, और वेव तो प्लस एक्स पे ट्रेवल कर रहा है, वो समझ में आ ही रहा है। इन दोनों इक्वेशन को देख के क्या क्या चीजें समझ में आ जाएंगी, हाँ बता रहा हूं ना मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई वहां पे अभी जो मैंने इक्वेशन बनाया थोड़ी देर पहले, वो नॉर्मल वेव के लिए बनाया। नॉर्मल वेव मतलब जो वेव मोशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो वेव, वहां पे पार्टिकल एसएचएम करता है, तो पार्टिकल का इक्वेशन तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। वहां एम्पलीट्यूड क्या लिखते हैं, ए, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड। यहाँ एसएचएम कौन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एम्पलीट्यूड किसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नॉट। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आएगा कितना, बी नॉट। बाकी साइन और कोस का फंक्शन है, तो एसएचएम तो कर ही रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसएचएम कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसएचएम कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। या आप बोल सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और ब्रैकेट में जो लिखा ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ वेव होता है। वेव के लिए ये चीज तो हमेशा लिखी हुई आपको मिलना ही मिलना है। ओमेगा टी माइनस के एक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, पक्का मिलेगा। अरे आया नहीं आया समझ में, वेव की प्रॉपर्टी है तो। अच्छा, ब्रैकेट में जो लिखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसको देख के क्या क्या समझ में आया? सबसे पहली चीज मुझे समझ में आई एक्स देख के, जो के साथ एक्स लिखा हुआ है, उसने ये डिसाइड किया कि वेव कहां ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। फिर मैंने ओमेगा टी और के एक्स के साइन देखे, तो ओमेगा टी पॉजिटिव था और के एक्स नेगेटिव था, मतलब दोनों के साइन ऑपोजिट थे। ऑपोजिट मतलब कौन सा एक्सिस, अभी बात हुई अपनी, कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स था,
इसको देख के मुझे समझ में आया कि जो हमारी ईएम वेव है वो कहां ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब वेव प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई कैप। बात हुई थी यहां पे, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या होगा, आई कैप। और वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो अगर ये आई है तो उन दोनों को जे और के होना पड़ेगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। वेव अगर एक्स एक्सिस पे चल रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड पे होगी। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जे पे है तो इसको के पे होना पड़ेगा, जे क्रॉस के। भाई ये माना है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो नीट में क्वेश्चन आएंगे उसमें वेव एक्स पर ही चलेगी, वेव वाई पे चल सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कहां होना पड़ेगा, एक्स और जेड पे। आप कैसे निकालोगे कौन कहां है, आपको यहां से निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। क्लियर है क्या, आया समझ में कि नहीं आया। अब स्पीड ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव का स्पीड दो तरीके से निकाला जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके, या तो ओमेगा बाई के से निकाल लू मैं, या एक तरीका और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ई नॉट बाई बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों के रेशियो से भी मैं क्या निकाल सकता हूं, स्पीड निकाल सकता हूं। किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। फॉर्मूला कुछ क्लिक हो रहा है, v इक्वल टू ई बाई बी, v इक्वल टू ई बाई बी, लॉरेंज फोर्स याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पढ़ा है इस टाइप का फॉर्मूला हमने। तो स्पीड जो है वो कैसे निकाली जा सकती है, ई नॉट बाई बी नॉट। ठीक है क्या, कभी कभी स्पीड निकालना नहीं पड़ेगी, बोल देगा वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो वैक्यूम में ईएम वेव का स्पीड आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, सी 3 इंटू 10⁸। वो वैक्यूम में है, लेकिन मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। छापिए, और ये ओमेगा टी और के एक्स से लिखे होते हैं क्या, आगे पीछे भी हो सकता है, के एक्स पहले बाद में ओमेगा टी भी हो सकता है। हो गया, नहीं लिखा था क्या, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो दिया हुआ है क्या लेना चाहिए,
कुछ ले लो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 8, 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 ब्रैकेट 2kz माइनस सी टी माइनस आई कैप, हाँ माइनस आई कैप। आप लोगों के सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ईएम वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन मैंने लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये सारी चीजें बताना है क्या? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, स्पीड ऑफ ईएम वेव बताओ, ईएम वेव किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बताओ, वेव कौन से एक्सिस पे चल रहा है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन रेडी करके बताओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बताने के बाद में आपको वो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, कौन से एक्सिस पे है, सारी चीजें बताना। टेस्ट है एसी का, पेपर डिस्कस शायद ही करवा पाऊंगा आज मैं, तो शाम को डाउट पूछ लेना 7 से 8 वाले स्लॉट। हो गया। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 8। स्पीड ऑफ ईएम वेव, इस ईएम वेव का स्पीड ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना दिख रहा है? एक काम करो, ये 2, ये के मत लिखो आप, है ना, 2z, सॉरी, क्या लिखेंगे? 2z, वही गड़बड़ हो रही है, मैं सोच रहा हूं ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है? c, और k कितना है? 2, तो c बाई 2। c क्या होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिखेंगे? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर, ये वेव स्पीड है। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे किया? ठीक है, ये ओमेगा, टी के साथ जो लिखा वो क्या है? ओमेगा। जेड के साथ जो लिखा वो क्या होगा? के। ओमेगा बाई के।
आया नहीं आया समझ में? ओमेगा बाई के। अच्छा ये बताओ, ये जो ईएम वेव है ये वैक्यूम में चल रही होगी या मीडियम में? मीडियम में। भाई वैक्यूम में चल रही होती तो स्पीड इतनी आनी थी ना सी। वैक्यूम में तो स्पीड क्या आती है 3 × 10⁸। वैक्यूम की तो स्पीड है वो, मीडियम में आने पे स्पीड कम हो जाती, कम हुई ना, आधी हो गई। ठीक है, तो ये मीडियम में चल रही है, ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। क्यों? क्योंकि 1/μ टाइम हो जाती मीडियम आने पे। ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे अपन, कितना हो जाता 1/μ टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये अपना रिजल्ट रेडी होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू, स्पीड ऑफ ईएम वेव हो गया, बी नॉट निकालना भैया। तो क्या होता है v इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। वी कितना निकला 1.5 × 10⁸ और ई नॉट कितना है 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई बी नॉट कितना है निकालना है। इससे ये कैंसल, बी नॉट की वैल्यू 9/1.5 6 आ गई। अरे v इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, हाँ ना, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 6। क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पहले तो माइनस जेड एक्सिस, प्लस जेड कहां से आएगा? एक पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, साइन ऑपोजिट है ना दोनों के। भाई ये के, पहली बात तो ये है कि ये वेव कहां चल रही है जेड पे, जेड पे चल रही है, एक्स पे, यहां तो आई कैप लिखा। भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है आई कैप तो, और आई कैप भी नहीं, वो माइनस आई कैप है। अरे भाई ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव एक्स पे, तो नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में? ये जो आई लिखा है ये क्या, ये वेव थोड़ी ना, वेव तो यहां से डिसाइड होती है। अरे वेव तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा उससे डिसाइड होगा ना। यहां क्या लिखा है जेड, ये तो पक्का है कि वेव जेड पे चल रहा है, प्लस जेड पे या माइनस जेड पे? बोले साइन देख लो दोनों के सेम है ऑपोजिट। भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों के साइन क्या है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन बताओ, पॉजिटिव वेव चल रही है हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, मतलब डायरेक्शन क्या लिखेंगे अपन के कैप। अभी पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब क्या आएगा के कैप। ईएम वेव के सारे क्वेश्चन के सारे आंसर वही लिखे होते हैं, बस समझने वाला चाहिए, कुछ नहीं करना होता ईएम वेव में। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही टिक हो जाते, सामने ही लिखा रहता सब कुछ। ये तो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि अंदर जो जेड लिखा तो जेड पे चल रही, एक्स लिखा तो एक्स पे चल रही, वाई लिखा तो वाई पे चल रही। साइन सेम है तो नेगेटिव एक्सिस, ऑपोजिट है तो पॉजिटिव एक्सिस। यहां पे ऑपोजिट है इसलिए पॉजिटिव जेड एक्सिस पे चल रहा है के कैप। अब क्या लिखवाया था डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्या लिखवाया था? अरे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या लिखवाया था ई क्रॉस बी। ई है माइनस आई कैप पे, और ये आपको पता करना है बी कहां होगा। आई क्रॉस जे करूंगा तो प्लस क्या आएगा, आई जे के होता है, हाँ ये तो पक्का यहां जे आएगा। पर समस्या है प्लस जे आएगा कि, मान लो मैं प्लस जे ले लेता हूं तो आई क्रॉस जे क्या होता है के, और वो फॉर्मूले का माइनस हो के माइनस के, लेकिन मुझे माइनस के नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है प्लस के बनाना है। तो यहां पे क्या आना चाहिए माइनस जे के। क्या आना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को होना पड़ेगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से पहले ये के कैप निकाल लिया कि वेव पॉजिटिव जेड पे चल रही है, पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे ही रखा है कहां पे माइनस एक्स पे, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन कहां जाएंगे माइनस वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे बताओ? अरे यहां तक समझ में आ गया क्या सब लोगों को? अब इक्वेशन लिखना मुझे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। चलो ये तो लिख लिया ना सब। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बी वाई, इसके बेस में वाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, इक्वल टू 6। क्यों 6 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू 6 है। अरे अभी निकाला ना बी नॉट का वैल्यू कितना है 6। साइन नहीं लिखा क्या मैंने, बोल भी नहीं रहे तुम लोग। साइन बोलो 2z माइनस
इधर कोई कुछ नहीं करेगा, सेम फेज होती बात हुई थी अपनी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फेज क्या होता है? सेम, माइनस जे कैप। आया नहीं आया समझ में? ये हो गया इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझदार हैं आप लोग? आया समझ में क्या? इस साल की नीट का क्वेश्चन करते हैं। कितना घटिया पेपर था मैं बताता हूं आपको। अभी तक जितने चैप्टर होते जा रहे हैं सब आपने पढ़े ही हैं, घटिया ही थे। हटा दूं मैं ये? लिख लिया सबने? नीट 2025 पूछती है कि किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, बोले किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EZ इज इक्वल टू 60 कोस 5x प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 90 वोल्ट पर मीटर। हाँ, तो नीट पूछती है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 डाल के देते हैं, बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कोस 5x प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 90 टेस्ला। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में, मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगी? टेस्ला में। सेकेंड ऑप्शन बी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कोस 5x प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 90 टेस्ला। थर्ड ऑप्शन बी जेड, बोले यही हटा दो, ये जेड पे तो ये जेड पे कैसे आई? ठीक है, यही हटा दो ये ऑप्शन, तो बी जेड लिखते ही खत्म हो गया। फिर भी ठीक है, चलो बी जेड इज इक्वल टू 60 कोस 5x प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 टी टेस्ला। बी वाई इज इक्वल टू 60 साइन 5x प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 90 टेस्ला। हाँ, फर्स्ट ही आ गया। क्या करना था? इसकी स्पीड तो c निकली होगी, क्योंकि वो 15 इंटू 10 टू दी पावर 8 है, उसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 आ रहा है। और ई नोट बाई बी नोट इक्वल टू सी लगा दोगे, मतलब जैसे ऐसा करोगे क्या, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 स्पीड हो गई इक्वल टू मैक्सिमम हो गई 60, और बी आपको निकालना है। देखिए होता क्या है ना भाई, ये 60 है तो वो 60 तो नहीं हो सकता था, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो गए। हालांकि ये दो ऑप्शन तो मैं वैसे भी नहीं लिखूंगा, ये जेड पे है तो ये जेड पे तो नहीं आ सकता ना फील्ड, ये जेड पे है और वेव चल रहा है किस पे? -x पे। नहीं, वेव कहां है? कहीं भी x पे है, चलो +x -x बात की बात है, लेकिन ये z पे है, ये x पे है। कौन? वेव। तो ये तो पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड को कहां आना पड़ेगा? y पे। तो y के ऑप्शन दो थे, एक तो ये और एक ये ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? ये ऑप्शन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां क्या लिखा है? 60। दोनों का एम्पलीट्यूड के सेम थोड़ी ना हो सकता, मतलब देखने वाले ने तो देख के टिक कर दिया इसको, अच्छी नजर से देखोगे तो दिखते ही टिक हो रहा है फर्स्ट। कैसे? यहां z आ रहा है, यहां x आ रहा है, वेव चल रही है x पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है z पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी y पे। y वाले दो ऑप्शन थे आपके पास, फर्स्ट और फोर्थ, ये आ नहीं सकता। तो ये भी 60 और ये भी 60, तो क्या रेशियो 1 हो जाएगा फील्ड का? वेव स्पीड 1 तो नहीं होगी, हाँ ना? सीधी सी बात है, कौन सा आंसर आएगा?
हाँ जी, हाँ एक ये वैसे भी गलत हो रहा है यहां से भी, कि जो फंक्शन है वो चेंज नहीं कर सकते आप क्योंकि सेम फेज में होती है। ये 60 से भी गलत हो रहा है, साइन से भी गलत हो रहा है। ये इस साल की नीट का क्वेश्चन है जिसको टफ पेपर बोला गया। सोचो टफ इतना आसान है तो आसान कितना आसान होता होगा। हो गया, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। हो गया अपना टाइम। केमिस्ट्री की क्लास 1 बजे तक चलेगी अभी से, नहीं 1 बजे तक नहीं चलेगी। शेड्यूल कुछ डिफरेंट है, देखता हूँ मैं। 9:45 to 12:45, हाँ लगभग एक मान ही लो। मिलते हैं।